हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, बता दें कि सीटेट एग्जाम आपका नज़दीक आ चुका है और अगर आप सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें आपके सीडीपी में 3 थ्योरियाँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा वाइगोत्स्की के नाम, पियाजे और कोहलबर्ग के नाम। तो फ्रेंड्स, हम बहुत ही कम समय में आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर इन 3 थ्योरी से अगर आपको अच्छे स्कोर करने, यानी 5 से 6 क्वेश्चंस के से अधिक भी बन सकते हैं, या 5 से 6 क्वेश्चन तो आप कवर कर ही सकते हैं इन 3 थ्योरी के माध्यम से। ठीक है, तो हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताएंगे जिसमें आपको बहुत ही कम समय में अच्छे स्कोर करने में हेल्प करने वाली है। तो फ्रेंड्स, अभी हम स्टार्ट करेंगे लेओ वाइगोत्स्की के बारे में। ठीक है, जब भी वाइगोत्स्की का नाम आता है सबसे पहले हमारे मन में होता है कि जो लेओ वाइगोत्स्की ने सबसे पहले बताया कि सामाजिक अंतःक्रिया, बच्चा जो होता है सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से सीखता है। ठीक है, और लेओ वाइगोत्स्की कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये जो है रूस के रहने वाले। इनके सिद्धांत का क्या नाम है? आप सिद्धांत जरूर याद कर लीजिएगा। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। सिर्फ एक तो यहाँ पे आप बस इतना याद रखिए, सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ये वाइगोत्स्की के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद MKO बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसलिए हो जाता है, मोर नॉलेजेबल अदर, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। आपको क्या होता है, इसमें एक ट्रिक होगा, मैं आपको जरूर बताऊंगी। आपकी पेपर भी दिखा देती हूँ कि कैसे आपको पकड़ना है कि ये क्वेश्चन किसका है। जैसे तीनों थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, हम आपको पेपर के माध्यम से दिखाएंगे कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा यानी MKO, जब कोई व्यक्ति जो बच्चे, मैंने इसको रेड पेन से इसलिए हाईलाइट किया ताकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको पहले देखिए कि कोई व्यक्ति जो बच्चे को किसी अभिष्ट कार्य को सिखाने में मदद करता है, वह व्यक्ति ही क्या कहलाता है? MKO। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो माता पिता, शिक्षक, सहपाठी या ज़्यादा ज्ञानी हमारी उम्र से छोटा व्यक्ति, यानी कहा जा सकता है कि हमारी उम्र से छोटा व्यक्ति भी हमारे लिए क्या हो सकता है, अगर ज़्यादा जानकार है तो वह हमारे लिए MKO ही होगा। ठीक है, यानी MKO की किसने दिया सिद्धांत? तो यह है लेओ वाइगोत्स्की का। ठीक है, उसके बाद ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, मतलब प्रारंभिक मदद जो है इसमें नहीं दी जाती। समस्या समाधान के दौरान शुरुआत खुद से प्रयास करने पर, बीच में उलझ जाने पर वहां से लक्ष्य की दूरी का खाली क्षेत्र जिसे वयस्क की सहायता से भरा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? ZPD। ठीक है, उसे ZPD कहा जाता है। तो ZPD का सिद्धांत यानी किसने दिया है, जिसको अन्य नाम से भी जानते हैं, समय प्रस्थ विकास का क्षेत्र, नजदीक विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र। ठीक है, MKO और ZPD किसने दिया है? लेओ वाइगोत्स्की। उसके आगे भी देख लेते हैं। इसमें क्या होता है कि आप देख सकते हैं ZPD को दिखाया गया कि संभावित विकास स्तर, यानी बच्चा जहाँ से शुरू करता है, साइकिल चलाना अगर शुरू करता है, ZPD यानी एक यहाँ पे हमने एग्जांपल भी ले लिया कि बच्चे अगर किसी खिलौने, टूटे हुए हाथी का खिलौना है, उसमें बच्चे ने 3 पैर तो आसानी से लगा दिया, लेकिन एक पैर जो है वो उल्टा लगा देता है, तो उसके बीच का जो क्षेत्र होता है वो ZPD, यानी वो बच्चा नहीं कर पा रहा, तो उसमें वहाँ पे उसको अस्थायी सहायता दी जाती है। ये क्या कहलाता है? ZPD, यानी वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच का जो क्षेत्र कहलाता है वह ZPD कहलाता है। आगे देखेंगे कि वास्तविक विकास स्तर तथा संभावित, जिसको हमने यहाँ पे डेफिनेशन के थ्रू डाल रखा है। ज्ञान का वह स्तर जो बच्चे बिना किसी की सहायता के रखते हैं, वह क्या कहलाता है? वास्तविक विकास स्तर। यहाँ पे बच्चा जो खुद से चलना स्टार्ट करता है, सीखता है, वहाँ जब किसी चीज को करता है वह वास्तविक विकास स्तर, लेकिन जहाँ पे उलझ जाता है वह ZPD, और जिसकी सहायता से पूरा किया जाता है वह संभावित विकास स्तर कहलाता है। इसके फोल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ढांचा निर्माण, पाड़ बांधना, मचान या फिर पाइट, मैंने सबको एक ही साथ कवर किया है ताकि आपको कहीं अदर खोजने की जरूरत ना पड़े। इसमें क्या होती है, हमने ZPD में बताया कि प्रारंभिक मदद नहीं दी जाती। यहाँ पे क्या होता है, इसके फोल्डिंग में आपको प्रारंभिक मदद दी जाती है। इसमें क्या कहा जाए कि समस्या समाधान की शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता जो सीखने के साथ घटती जाती है, इसके फोल्डिंग कहलाती है। जैसे एक बालक की साइकिल चलाना सीखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने एग्जाम्पल में यहाँ रखा है कि जब एक बच्चा साइकिल चलाता है तो धीरे धीरे वो क्या करता है कि धीरे धीरे वो सीखने लगता है, तो उसके सीखने की जो अस्थायी सहायता धीरे धीरे क्या होती है, घटती जाती है, यानी लास्ट में वो सीख जाता है। ये क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग कहलाता है। इसको बहुत ही आसान तरीके से मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में यहाँ पे लिख रखा है, आप इसे देख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो जो होती है मेरी बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। अभी मुझे तीनों थ्योरी जो है वो कंप्लीट करना है और बहुत ही कम समय में। इसको आप जरूर याद करिएगा कि समस्या समाधान की शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता जो होती है स्कैफोल्डिंग कहलाती है, लेकिन समस्या समाधान के बीच में दी गई स्थायी सहायता जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाती है। ठीक है, भाषा से पहले भाषा विचार से पहले किसने कहा है? वाइगोत्स्की मानते थे कि शुरुआत के 2 वर्षों बालक में भाषा एवं विचार अलग होते हैं, फिर भी भाषा विचार पर होती है, हावी होती है, इनका मानना था वाइगोत्स्की का। 2 वर्षों के बाद शाब्दिक भाषा के उदय के बाद विचार प्रकट करना आसान हो जाता। मतलब इस पूरी थ्योरी में हम बताएं तो वाइगोत्स्की ने कहा है कि विचार से पहले इन्होंने भाषा को महत्व दिया है। आपको यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने के लिए मिलेगा कि जो वाइगोत्स्की है उन्होंने भाषा को महत्व दिया है, लेकिन तो जो पियाजे उन्होंने विचार को महत्व दिया है। ठीक है,
यहाँ पे वाइगोत्स्की के कुछ अन्य वर्ड्स जैसे व्यक्तिगत वाक, बच्चा जो निजी वाक, वार्तालाप यानी इनर स्पीच और प्राइवेट स्पीच, बच्चा खुद से जो बातें करता है। इनकी दो पुस्तक का नाम है लैंग्वेज एंड थॉट, द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। इनकी दो पुस्तकें हैं, ठीक है। वाइगोत्स्की कहते थे कि हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। इनके सिद्धांत हमने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। अंतरीकरण इनका एक नाम है कि ये भी कह सकता है कि अंतरीकरण सिद्धांत किसने दिया है, तो बाहर यानी वातावरण से अंदर की ओर यानी बच्चे के आंतरिक की दिशा में होने वाले विकास को वाइगोत्स्की ने क्या कहा है, अंतरीकरण कहा है। जिसे हमने आपको बताया इनर स्पीच, एक्सटर्नल स्पीच, ठीक है। मस्तिष्क या आंतरिक विचार से मन में बाह्य विचार, जब बालक बोलता है, बोलकर विचार भाव प्रकट करता है, तो वहाँ पे उसका बाह्य विकास विचार प्रकट होता है, ठीक है। हमने यहाँ तक आपकी वाइगोत्स्की कंप्लीट किया। अब हम कुछ समय में ही जीन पियाजे के बारे में भी आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अब हम थोड़े समय के लिए आपको जीन पियाजे बताएंगे, फिर उसके बाद आपको लास्ट में बचते हैं आपके कोहलबर्ग, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे जीन पियाजे के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर जीन पियाजे के बारे में बताएं तो ये पियाजे तो थे, वे स्विट्जरलैंड के निवासी थे, ठीक है। इन्होंने अपने 3 बच्चों पर प्रयोग किया और 35 साल तक प्रयोग किया। ये तो थी इनके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब इनके बारे में इनकी थ्योरी भी देख लेते हैं। अगर हम इनके सिद्धांत के बारे में जाने तो यहाँ पर देख सकते हैं भाषा एवं विचार का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यहाँ पे देख सकते हैं कि पियाजे ने भाषा को 2 प्रकार बताया है, जिसमें अहम केंद्रित भाषा और सामाजिक भाषा। अहम केंद्रित भाषा में शैशवावस्था जो कि एक तरफा होता है, और सामाजिक भाषा शैशवावस्था से आगे की जो होती है वह 2 अवस्थाएं में विभाजित किया इन्होंने। अगर पियाजे ने विचार को भाषा से पहले रखा है, तो ये तो हमने बताया था कि पियाजे जो थे वो मानते थे कि पहले विचार आता है उसके बाद भाषा आता है ऐसे, लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा था कि पहले भाषा फिर विचार। ये आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इससे 1 नंबर तो आपके बनने ही वाले हैं भाषा और विचार से संबंधित, ठीक है। तुम एक जानवर हो, अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो इस वाक्य में हमें यह पता नहीं चल पा रहा है कि हम वास्तविक जानवर की बात कर रहे हैं या किसी निर्दयी व्यक्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों में वाच्य भाषा एक ही होती है। अर्थात यहाँ पर अर्थ भाषा द्वारा नहीं अपितु बोलने वाले के विचार पर निर्भर करता है कि वह बात किस तरीके से बोल रहा है। तो इसलिए यहाँ पे पियाजे ने इसको माना है कि विचार भाषा से पहले आती है। लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ अ चाइल्ड इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। अब पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत अगर हम देखें तो इन्होंने 3 बताए हैं, जिसमें आपको पूर्व नैतिक अवस्था जो 0 से 5 वर्ष तक है, फिर परायत्त जिसको पराधीन नैतिकता कहते हैं, नैतिक यथार्थवाद भी बोलते हैं 5 से 9 वर्ष तक के लिए, स्वायत्त स्वतंत्र नैतिकता, सहयोगात्मक सापेक्षित नैतिकता जो कि 10 वर्ष या उससे अधिक इन्होंने माना है। इनके 3 सिद्धांत जो नैतिक विकास से संबंधित है, ये आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। जीन पियाजे के अगर प्रमुख बिंदु के बारे में देखें तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन्होंने संक्रिया दिया है। किसी वस्तु को बिगाड़कर या तोड़ फोड़ कर पहले जैसा करने की कोशिश क्या कहलाती है, संक्रिया कहलाती है। फिर वस्तु स्थायित्व, ये इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं संक्रिया, वस्तु स्थायित्व, पॉइंट्स तो देख रहे हैं, मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार, जीववाद, सजीवता, परावर्ती क्रिया, ये किन्होंने किसकी थ्योरी में आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं या किसने थ्योरी में आपको देखने के लिए मिलता है, अनुकरण, अहम केंद्रित, गणितीय, संक्रिया, वर्गीकरण, तो ये सारे आपके पियाजे में ही देखने के लिए मिलेंगे। इंपॉर्टेंट तो यहाँ हो जाता है जब उन्होंने स्कीमा और इसके बाद समायोजन और उसके बाद अनुकूलन दिया है। आप राइटिंग पे बिल्कुल भी मत जाइएगा, और क्योंकि हर एक एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और ये तो बच्चे कुछ हैं घर में उन्होंने ऐसा किया है। फिर भी हम आपको बताएंगे नोट्स में कि स्कीमा, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना कि स्कीमा क्या होता है, अनुकूलन क्या होता है, समायोजन और समावेशन, एकोमोडेशन, एस्टिमुलेशन, ठीक है। स्कीमा पहले देख लेते कि बच्चे द्वारा प्रथम दृश्य या किसी वस्तु को देखकर उसके संदर्भ में मानसिक संरचना बनाना जो होती है स्कीमा कहलाता है। फिर एकोमोडेशन यानी समायोजन क्या होता है, समंजन जिसे भी कहते हैं कि बच्चे द्वारा पुरानी स्कीमा में बदलाव करना जो रहता है समायोजन, और समावेशन मतलब होता है पुरानी स्कीमा में नई जानकारी को जोड़ देना जो होता है एसिमुलेशन कहलाता है। उसके बाद अनुकूलन क्या कहलाता है, जानकारी को अपने हिसाब से ढालना, अर्थात समावेशन व समायोजन के माध्यम से उस चीज को ढालना, वही क्या कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है। ये हो जाती है 4 आपके स्कीमा, समायोजन, समावेशन, अनुकूलन, ये आपके पियाजे की थ्योरी में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। और उसके बाद पियाजे की थ्योरी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, और उसके बाद पियाजे की थ्योरी में सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं जो कि 4 दी है इन्होंने। संवेदी पेशी अवस्था जिसे इंद्रियगामक या इंद्रिय जनित अवस्था बोलते हैं, 0 से 2 ईयर तक रहता है, जिसे सेंसरी मोटर भी कहते हैं। पूर्व या पाक संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 ईयर तक। मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 ईयर, जिसको कंक्रीट परिचालन भी कहते हैं। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष या इससे आगे भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 स्तर याद कर लीजिएगा, इनके पूरे नाम और उसके बाद कौन कौन से क्षण, ठीक है। सेंसरी मोटर और कंक्रीट परिचालन ये जरूर याद करिएगा क्योंकि पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये हर एक अवस्थाओं में पाई जाने वाली इनकी विशेषताओं को हमने यहाँ पे लिख रखा है, आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि इसको डिफाइन करने में काफ़ी लंबा समय चला जाएगा। आपके पास उतने समय है नहीं, इसको बस रिपीट करिएगा, हर इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, आप ज़रूर आपको याद हो जाने वाला है। अब हम देखने वाले हैं लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। तो बस इनके बारे में भी यही देख लीजिए कि ये जर्मनी मूल के वैज्ञानिक थे, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। इन्होंने जो है नैतिक विकास के 3 चरण बताए हैं। वैसे तो इनके अगर चरण की बात करें तो इसमें स्तर या चरण 3 है, लेकिन उपचरण की जहाँ बात होती है तो उपचरण या अवस्थाएं जो होती हैं इनकी 6 हैं। ठीक है, पहले हम 3 चरण देख लेते हैं। तो पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसको पूर्व परंपरावादी अवस्था, परंपरावादी अवस्था हमने जैसा बताया। नेक्स्ट है परंपरावादी यानी नैतिक रूढ़िवादी अवस्था, और उसके बाद लास्ट है उत्तर परंपरावादी अवस्था, जिसको उत्तर रूढ़िवादी अवस्था के नाम से भी जानते हैं। इसके ईयर भी याद करिएगा, 4 से 10 ईयर, 10 से 13, 13 से 18। ठीक है, ये लेवल में डिवाइड है। अब उसके बाद हम हर एक लेवल के यानी 3 चरणों के इनके भी 2 उपचरण में डिवाइड किया गया है। और उसके बाद भी आपको 2 देखने के लिए, जिसमें अहंकार की अवस्था, नेक्स्ट है स्वार्थी बच्चा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा आज्ञा एवं दंड की अवस्था, माता पिता का नियंत्रण। इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पूछे जाते हैं कि आज्ञा एवं दंड की अवस्था जो है इनके कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए इनके चरण के किसके अंतर्गत आते हैं। तो आपको याद रखना है कि यह पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें परंपरागत नैतिक अवस्था के अंतर्गत, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है प्रशंसा की अवस्था, और उसके बाद कानूनी एवं व्यवस्था की अवस्था, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, परस्पर एकरूप अभिमुखता। ठीक है, ये आपकी किस अवस्था में आती है, तो परंपरागत नैतिक अवस्था में। और उत्तर परंपरागत नैतिक अवस्था में आपको समाज के साथ संबंध और सार्वभौमिक नैतिकता के सिद्धांत के अभिमुखता। यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि सिर्फ आप ये जो मैंने यहाँ थोड़ा सा डार्क किया हुआ है वो याद करिएगा कि आपको किस अवस्था में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपके हो जाते हैं ये तीनों अवस्थाओं से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे। मैंने बहुत ही कम समय में आपको अच्छा नोट्स देने की कोशिश किया है। आप इसको 2 से 3 बार इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। आप ये जरूर याद करिएगा कि बैगोस्की ने अपनी थ्योरी में क्या कहा है, और पियाजे ने क्या कहा है, और कोहलबर्ग ने अपनी थ्योरी में क्या कहा है। ये सब बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं सबसे आपके क्वेश्चन